हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है दोस्तों। वीडियो जो है सेव नहीं कर पाया था मैंने। जो है देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, लगभग 17 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लेकिन क्या करूं, वो सेव होने के बाद फिर से डिलीट हो गया। मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, कष्ट होता है। अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, करेंगे, क्या करेंगे। आप लोगों के लिए तो इतना किया ही जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ तो कुछ डिलीट। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल। ठीक है, इसमें हम लोग आज डीपीपी में इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग डीपीपी में का फुल फॉर्म क्या है, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम लोग डेली 25 से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल का होता है, जो आपके प्रीलिम्स में ज़रूरी होगा और ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी के एग्ज़ाम में ज़रूरत होगा दोस्तों। ये कोर्स जो है 1 मार्च से लेकर शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखे हैं। आज हम लोग इकोनॉमी के दोबारा क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस के आसपास। ये कोर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल बर्नवाल के द्वारा, जो ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में दिया है और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। यूपीएससी का जो मेंस दिया था 2020 में, इसमें मात्र 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, सभी को मैंने जो है कर दिया था, लेकिन ठीक है, क्या ही करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, अब दोबारा से इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों। बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लीडरशिप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन। देखिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन तक पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 75 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेफरेंस टू लीडरशिप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी के बारे में बताना है। ठीक, तो इट इज़ अ वॉलंटरी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडिया एंड द यूके एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2020। बोल रहा है, इसको भारत और ब्रिटेन ने लॉन्च किया कब, जब 2020 में यूनाइटेड नेशन एक्शन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ, यूनाइटेड नेशन जलवायु एक्शन समिट हुआ उस समय। दूसरा, कार्रवाई शिखर सम्मेलन में। इसका जो सचिवालय है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आयोजित किया था। ठीक है, अब देखिए, लीडरशिप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्योग संक्रमण। सब लिखना पड़ रहा है दोबारा से। ठीक है, उद्योग संक्रमण पे क्या नेतृत्व। तो बोलते देखिए, इंडिया और यूके नहीं है, यूके की जगह कौन सा है, स्वीडन है। ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन जलवायु शिखर सम्मेलन में ज़रूर हुआ, लेकिन 2020 में 2019 में हुआ। यूपीएससी मैंने बताया था आपको, डेट को चेंज कर देगा, नाम को चेंज कर देगा, प्लेस को चेंज कर देगा, नंबर को चेंज करके गलत करवाता है। तो जहाँ भी डेट वेट हो तो आप सतर्क हो जाइए। क्या इसको सही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया था, नाम चेंज कर दिया। किया कौन था, तो स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट किया था, दे दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पता है तो आप उसको ध्यान से मारिएगा, नहीं तो जनरली आप गलत करेंगे। 2020 में डेट नहीं था, 19 में था। यूएन में हुआ था, ये सही। इंडिया यूके नहीं था, स्वीडन था, तो हमारा ये भी गलत होगा। हमें पूछा करेक्ट, तो हमारा होगा डी, 51 का डी। इस तरह से हम लोग जो है बनाते हैं। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस द 1991। बोल रहा है 1991 में जो सुधार हुआ था, उसमें जो कृषि क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। बोल रहा है, परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज स्टडीली। बोल रहा है कि भारत में जो सरकार का, गवर्नमेंट के द्वारा जो निवेश किया गया, किस में किया गया, कृषि क्षेत्र में, वो लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। मतलब उसका क्या बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, दूसरा कथन है, देयर हैज बीन ए शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टुवार्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। बोल रहा है कि प्रोडक्शन में अब शिफ्ट हुआ है, किसमें, पहले हम लोग घरेलू बाज़ार के लिए उत्पाद करते थे कृषि का, अब हम लोग निर्यात के लिए करते हैं। तो ये तो सही है, पहले हम लोग खुद के खाने के लिए करते थे, अब दूसरे को खिलाते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा,
क्या परसेंटेज जो सरकार का जो निवेश है, सरकार के द्वारा जो किए गए निवेश है, क्या वो वाकई में कृषि क्षेत्र में बढ़ा है परसेंटेज उसका? तो देखिए परसेंटेज बढ़ना मतलब क्या कि पहले मान लीजिए 2.5% इन्वेस्टमेंट था, अब 2.8 था, 2.9% बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं परसेंट का बढ़ना, 2.5 से 2.8 2.9। तो ये तो नहीं हुआ है दोस्तों। हुआ क्या है, हो सकता है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट का नंबर बढ़ा होगा, हो सके पहले 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करता होगा, अब 11 कर रहा है, 12 कर रहा है, और वो भी लगातार नहीं बढ़ा, कभी ना कभी तो डाउन हुआ होगा। ये 1991 का बात बोल रहे हैं दोस्तों, तो ये तो गलत होगा। जैसे बोलेगा भारत की जनसंख्या बढ़ी है, तो सही है, बढ़ी है, 100 करोड़ था, फिर 110 करोड़ हुआ, फिर 120 हुआ, 130 हुआ, ये सही है। लेकिन क्या उसका दर बढ़ा है? दर लगातार बढ़ा है। आपको पता है कि अब पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है वो अब धीरे धीरे घट रहा है। तो पहले 2.5% मान लो था, तो 2.8 हुआ, 2.9 हुआ, तो इस टाइप से जो है दर जो है वो हमेशा कभी भी इंक्रीज नहीं करता। हाँ, उसका नंबर कर सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में सरकारी निवेश का भी नंबर इंक्रीज नहीं किया, दर क्या ही इंक्रीज करेगा परसेंटेज, है ना। तो ये गलत है, ये सही है, हमें पूछा है करेक्ट, हम गलत को गोला कर देंगे, ये टिक मारेंगे, तो मतलब सेकंड सही है, इसलिए 52 का होगा बी। आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द मोनेटाइज डेफिसिट एज ए मेथड टू फाइनेंस डेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है जो मौद्रीकृत जो डेफिसिट होता है, मौद्रीकृत डेफिसिट मतलब वैसा घाटा जिसको सरकार पूरा करती है, किससे? आरबीआई से पैसा लेके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मौद्रीकृत घाटा, ठीक है। तो बोलता है मोनेटाइज डेफिसिट इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट विच इज फिनांस्ड सोरली बाय द बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही है, मोनेटाइज डेफिसिट वो डेफिसिट होता है सरकार का, वो घाटा होता है जिसको सरकार आरबीआई से उधार लेके पूरा करती है। तो ये एकदम सही है, उसका डेफिनेशन में ही है मोनेटाइज्ड। मोनेटाइज मतलब मुद्रा, मुद्रा कौन इशू करता है? आरबीआई। तो आरबीआई इशू करता है तो आरबीआई तो उसके घाटों को पूरा करेगा, है ना। दूसरा है मोनेटाइज डेफिसिट इंक्लूड शॉर्ट टर्म फिनांस इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म फिनांस इंस्ट्रूमेंट। बोल रहा है कि जो मौद्रीकृत घाटे को पूरा करने के लिए जो वित्तीय उपकरण होता है, ठीक है, वो अल्पकालिक भी होता है और लंबे समय के लिए होता है। तो सही है, अगर छोटे समय के लिए सरकार लोन लेगा तो उसको बोलेंगे अल्पकालिक, जैसे उसमें एग्जांपल आता है ट्रेजरी बिल, ये अल्पकालिक लोन है। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए आपका आएगा डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी मतलब जिसमें कोई दिन अंकित होगा कि इतने दिन के बाद, इतने समय के बाद हम जो है आपको वो चीज़ वापस ले लेंगे और हम आपको वापस पैसा दे देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो दोनों चीज़ के लिए सरकार जो है मौद्रीकृत घाटा के तहत आरबीआई से उधार लेता है। तो इसने हमें करेक्ट पूछा है तो हम दोनों सही मारेंगे, हम मारेंगे 53 का सी। आगे देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द क्वान्टिटेटिव टूल्स ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो आरबीआई जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी टूल्स यूज करता है, उस टूल्स में क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक टूल्स क्या है? तो देखिए आरबीआई का पता है आपको मॉनेटरी टूल्स होता है। मॉनेटरी टूल्स मतलब मौद्रिक नीति जो अपनाता है उसमें इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करता है उसका दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा, क्वांटिटी जिसमें कंट्रोल किया जाता है कि कितना पैसा इकोनॉमी में जाएगा। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, जिसमें देखेंगे कि कितना पैसा जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखेंगे कि किस क्षेत्र में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब मृणाल सर का हम पीडीएफ कर रहे थे, तो ज़रूर देखिए, उसको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, 11 लेक्चर हो चुका है अभी तक, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है सीआरआर, आता है रेपो रेट, आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन। गुणात्मक में क्या आता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मोरल सुएशन, नैतिक दबाव। तो देखिए कभी पूछा क्वांटिटेटिव मतलब सीआरआर होगा, यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा वो। सीआरआर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं सीआरआर को? नकद आरक्षित रेशियो, अनुपात। तो ये होता है। ओपन मार्केट को खुला बाजार परिचालन बोलते हैं, मोरल सुएशन को नैतिक दबाव बोलते हैं, और बैंक रेट को तो बैंक दर बोलते हैं। तो दोनों जो जितना भी दर होते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन वो सब होता है क्वांटिटेटिव, लेकिन जो मोरल सुएशन होता है दोस्तों ये होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। इसीलिए ये नहीं होगा, करेक्ट पूछा है तो हमारा होगा 1, 2 और 4, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा होगा 54 का सी। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बताना है। एक्सचेंज रेट को हिंदी में बोलते हैं विनिमय दर, फ्लेक्सिबल को लचीला। तो लचीला विनिमय दर के बारे में बताना है। कोई चीज़ लचीला कब होता है? जब वो आसानी से फैलेगा, आसानी से कम होगा, उसी को लचीला बोलते हैं। इलास्टिक रबड़, है ना।
तो ये बोलते इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मांग और आपूर्ति का जो मार्केट में जो डिमांड होता है कि किसी डॉलर का क्या डिमांड है, रुपया का क्या मांग है, उसके अनुसार विनिमय दर डिसाइड होता है। तो ये एकदम सही है, वही तो होता है लचीला, है ना, जिसको मार्केट पे छोड़ दो उसके अनुसार अप डाउन हो रहा है। एट प्रेजेंट में इंडिया फॉलोज ए कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बोला अभी के डेट में भारत पूर्णतः लचीला विनिमय दर को अपनाता है। अगर लचीला विनिमय दर अपनाता है मतलब मार्केट पे छोड़ देता है कि जितना रेट होता है डॉलर का और जितना रुपया का होता है उसके अनुसार। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा होता है? आरबीआई का क्या काम है? आपको मैंने बताया था, आरबीआई एक जो विदेशी मुद्रा भंडार का एक संग्राहक होता है, कस्टोडियन के रूप में काम करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन विदेशी मुद्रा दर प्रबंधन कानून, उसका जो कस्टोडियन है वो आरबीआई है, आरबीआई देखता है उसको। तो इसके तहत अगर डॉलर बहुत ऊपर नीचे होता है तो आरबीआई जो है उसमें इंटरफेयर करता है और फिर वो रेगुलेट करता है। ठीक, तो हम लोग मार्केट पे पूरा तरह से नहीं छोड़ दिए, हाँ छोड़े हैं, लेकिन जब भी ऊपर नीचे होगा तो हम लोग आरबीआई जाता है। और याद ध्यान रखिएगा, कोई भी देश जो है मार्केट पे नहीं छोड़ता है, कोई भी देश। ठीक, यहाँ तक अमेरिका जो पूरा तरह से खुला है वो भी पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो हमारा दूसरा गलत है, मैं पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे सही की ओर। सही मेरा सिर्फ ये है, तो हमारा होगा ये 55 का होगा ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स के बारे में हमें विचार करना है। ट्रिप्स को हिंदी में भी जो है दोस्तों वही बोलते हैं कि व्यापार संबंधित जो बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक, तो बोल रहा है कि इसमें क्या है, देखिए बौद्धिक संपदा के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो बोल रहा है कि द ट्रिप्स एग्रीमेंट अप्लाइज टू ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर। तो सभी जो डब्ल्यूटीओ विश्व जो है व्यापार संगठन के सदस्य हैं, सब पे ट्रिप्स का समझौता लागू होता है। और दूसरा, द एग्रीमेंट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ पेटेंट विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ इट्स ओनर। बोल रहा है बिना ऑनर के सहमति के सरकार अगर चाहे तो पेटेंट में समझते हैं, जब किसी चीज़ पर पेटेंट दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बना दे कि पानी से चलने वाली गाड़ी, तो एक नया चीज़ है, नया इनोवेशन है, तो उस पर वो पेटेंट ले लेगा। मतलब वही कंपनी जो है सिर्फ उसको प्रोड्यूस कर सकता है और सरकार को पैसा देना पड़ेगा उसको। ठीक, तो बोल रहा है कि अगर सरकार चाहे तो कोई भी पेटेंट का अनिवार्य रूप से लाइसेंस कर सकता है। अनिवार्य रूप से लाइसेंस मतलब देखिए, मान लो कोई सामान है, ठीक है, उसको ये बोला गया है ये सामान को सिर्फ एक्स नाम का आदमी प्रोड्यूस कर सकता है। एक्स नाम के आदमी को क्या मिला हुआ है? पेटेंट। क्यों पेटेंट मिला है? क्योंकि एक्स आदमी जो है ये वाला सामान को क्या किया? निजात किया। ये सामान को निजात किया तो एक्स आदमी को क्या मिल गया? पेटेंट। अब सरकार को लगेगा कि ये जो सामान है भैया वो लोगों को बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ का पेटेंट मिलता है तो उसका सामान का रेट बढ़ जाता है। तो जब सभी लोगों को ज़रूरत होगा तो उसको कम रेट पे होना चाहिए। तो सरकार क्या करेगा कि उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग करवा देगा, अनिवार्य रूप से क्या करवा देगा? लाइसेंसिंग। तब क्या होगा, ये अब जो सामान है उसको सिर्फ ये वाला आदमी एक्स आदमी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो सरकार जिसको चाहेगा वाई जेड पी क्यू किसी भी आदमी को दे सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। ठीक है, मतलब अब सिर्फ एक आदमी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब सरकार को लगेगा कि ये चीज़ का ज़रूरत लोगों को है और उसका सामान का रेट बहुत हाई है, तो यह सरकार क्या करेगा? इस सामान को बहुत सारे आदमी को बोल देगा कि तुम प्रोड्यूस करो। और ऐसा करने के लिए, कंपलसरी लाइसेंस करने के लिए सरकार को ये जो पेटेंट का मालिक है उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब मोदी जी पूछने जाएंगे मतलब किसी आदमी से कि बताओ हम इसको प्रोड्यूस करें, हमारे एक झापड़ खींच के सब सही हो जाएगा, है ना। तो हम जब सरकार लगेगा लोगों का ज़रूरत होगा तब सरकार जो है प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक, तो ये एकदम सही है। और जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है वो सभी सदस्य पे लगता है, तो सही बात है। कोई भी आदमी मान लो है एम नाम का, वो कोई चीज़ बनाया, अब बनाया तो अपने दिमाग से बनाया, बौद्धिक यूज करके, बुद्धि यूज करके, तो वही उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई देश अगर इसको नहीं मानेगा कि उसका अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो फिर गलत बात है। फिर उस देश में तो भाई इनोवेशन होगा ही, नवाचार होगा ही नहीं। इसीलिए ट्रिप्स का एग्रीमेंट सब देश मानते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि प्रोविज़न है कि अगर लोगों को ज़रूरत हो तो सरकार बोल सकती है कि ठीक है हम अभी इसका पेटेंट ख़त्म करते हैं और इसका जो है बहुत सारे आदमी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लागू होता है सब देश पे, लेकिन सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकती है। इसीलिए 56 का आंसर दोनों सही है, तो हम जाएंगे 56 का सी। आगे देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। तो देखिए, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी मतलब मुद्रा का परिवर्तनीयता, मतलब मुद्रा परिवर्तनीय हो रहा है, मतलब रुपया जो है वो डॉलर में चेंज हो जा रहा है, उसी को ना बोलेंगे मुद्रा का परिवर्तनीयता। तो जहाँ डेफिनेशन में ही लिखा है
कि मुद्रा परिवर्तनीयता मतलब एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में चेंज होना। पहला कथन पढ़िए कि कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स टू अवेलेबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। बोल रहा है कि भारत को जो घरेलू मुद्रा है उसको विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना, वही, और विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करना, वही कहलाता है क्या, कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, नाम सही पता चल रहा है, ये हमारा सही होगा। दूसरा है इंडिया करेंटली हैज़ बोथ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी फॉर बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है कि भारत जो है मुद्रा का परिवर्तनीयता को आंशिक रूप से अलाउ करता है, परमिट करता है परिवर्तनीयता को, कहाँ पे, दोनों, चालू खाता और पूंजी खाता में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चालू खाता क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है। तो चालू खाता मतलब वो खाता जिसका हम लोग डे टू डे लेन देन करते हैं। जैसे सामान वामान जब भी खरीदते हैं तो जनरली वो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उसको हम लोग करेंट अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट मतलब जो लंबे समय के लिए होता है, जैसे जो रेगुलर नहीं होता है, जैसे लोन वोन, किसी से ऋण ले रहे हैं तो ऋण लगातार लेंगे क्या, नहीं लेंगे, लेकिन ऋण पे जो ब्याज देंगे वो क्या होगा, वो डेली बेसिस पे दिया जाएगा, रेगुलर बेसिस पे, तो उसको हम लोग रखेंगे करेंट अकाउंट में। लेकिन जो ऋण होगा, लोन होगा, उसको रखेंगे किस में, करेंट अकाउंट में, जो कभी कभी कैपिटल अकाउंट में जो कभी कभी होगा। तो ऋण रखेंगे पूंजी खाता में, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो कभी कभी होता है, और जो रेगुलर होता है उसको रखते हैं करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए अगर करेंट अकाउंट में रख रहे हैं मतलब सामान वामान खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो RBI बोला है कि, सरकार बोला है कि अगर कोई करेंट अकाउंट चालू खाता में कोई भी लेन देन होता है तो उसमें हम आपको जितना डॉलर चाहिए, जितना रुपया चाहिए आपको मिल जाएगा। बस आप जितना आपको, हम अंबानी को बाहर से सामान लेना है तो बाहर से सामान लेगा तो डॉलर में लेगा, है ना, विदेश से लेगा अमेरिका को तो अमेरिका में पेमेंट किस में करेगा, डॉलर में। तो अगर उसको डे टू डे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए चालू खाता में, तब उसको RBI बोलेगा जितना पैसा आपको दीजिए, रुपया दीजिए, हम उतना आपको डॉलर कन्वर्ट करके दे देंगे। लेकिन अगर आपको करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में चाहिए, पूंजी खाता में, तब हम किया, आप बोल रहे हैं कि हमको लोन चाहिए $20,000 का, तो RBI फिर उसमें परमिशन नहीं दे सकता है, लिमिट कर देगा कि हम आपको पूरा नहीं देंगे, पार्शियल देंगे, आंशिक देंगे। तो याद रखिएगा रुपया का जो करेंसी है, कन्वर्टिबिलिटी है, वो आपका करेंट अकाउंट मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन में चालू खाता में वो 100% है, और पार्शियल है, कम है, मतलब किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो लेकिन इसमें बोला कि दोनों में पार्शियल है, तो हमारा ये गलत होगा, दोनों में आंशिक नहीं है, आंशिक सिर्फ है कैपिटल अकाउंट में। तो हम जाएंगे करेक्ट की ओर, ऑप्शन होगा A, 57 का A। 58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ RBI। आपको पता है RBI एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, तो उसका क्या क्या काम होता है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था RBI में। तो बोला इट इशूज़ द करेंसी ऑफ द कंट्री। तो मुद्रा का जो है ये करेंसी को, मुद्रा का इशू करता है। तो ठीक है, बैंक नोट में भी लिखा होता है कि मैं ये इशू करता हूँ, नीचे साइन, ठीक है, तो ये सही बात है। दोस्तों मृणाल सर का PDF मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाके 11 लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना, ज़रूर देखिएगा। इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। देश का जो मुद्रा का जो आपूर्ति होता है उसको वो कंट्रोल करता है, तो ये भी सही है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, मौद्रिक नीति उसके तहत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करके डिसाइड करते हैं, ये सही है। फिर बोल रहा है कि इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी मैंने बताया कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका ये माई बाप होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज द बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। बोल रहा है कि ये बैंक का काम करता है। दोस्तों इसका नाम ही है बैंक, तो बैंक की तरफ काम नहीं करेगा तो क्या, किसका कचौड़ी बेचेगा क्या, तो ये गलत है, सॉरी ये सही है, बैंक की तरफ काम करेगा ना। तो हमारा 1, 2, 3 और 4 सब सही है, तो हमें पूछा है करेक्ट, हम इसको करेंगे टिक, तो इसका आंसर होगा D, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं खुला बाजार परिचालन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, जिसको हम लोग सरकारी प्रतिभूतियाँ बोलते हैं, उसको RBI सरकार से खरीदता है। कोई भी चीज़ RBI खरीदेगा, कुछ भी चीज़, जैसे आलू खरीदेगा तो बदले में क्या देगा जी, पैसा। तो बॉन्ड को खरीद रहा है या सिक्योरिटी को, तो बदले में क्या देगा, पैसा। और बॉन्ड को बेच रहा है सरकार को, तो बदले में इसको क्या मिलेगा, पैसा। तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में, खुला बाजार परिचालन में बॉन्ड बिकता है और बॉन्ड आता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो सही है, सरकार बॉन्ड को इशू करता है तो उसको RBI खरीदता है, और वही बॉन्ड को RBI बेचता है, और बदले में क्या लेता है, पैसा। बॉन्ड खरीदेगा
तो बदले में क्या देगा, पैसा। बॉन्ड बेचेगा, आरबीआई के पास बॉन्ड आएगा तो ठीक है, इधर क्या जाएगा, पैसा। समझ रहे हो ना। तो बोल रहा है कि तो ये सही है। दूसरा, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट बाय द आरबीआई इंक्रीजेज द हाई पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी। बोल रहा आरबीआई जब भी बॉन्ड खरीदता है, प्रतिभूति खरीदता है तो मार्केट में पैसा देता है, तो सही तो है। हम भी दाल अगर खरीदते हैं तो दुकानदार को क्या देते हैं, पैसा। तो उसी तरह आरबीआई भी कुछ खरीद रहे हैं तो मार्केट में क्या देगा, पैसा। तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। सही है, करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे सी। 60 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। दोबारा से दोस्तों बनाना पड़ रहा है, बताइए कितना मेहनत लगता है। और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। फालतू चैनल देखने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन जो काम का चैनल है जिससे आपका यूपीएससी निकलेगा उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है ना। बोला था मैंने शेयर करने की, दोस्तों 5,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बस रिक्वेस्ट है, बस विनती यही था कि प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल का महत्व देखिए आप, कितना अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। आप लोग फालतू का न्यूज एनालिसिस देखते हैं, ये देखते हैं जिसका यूपीएससी से कोई रिलेवेंस नहीं है ना। फालतू का कि चीन पे अटैक हो गया तो पाकिस्तान भूखा रह गया, ये वो। अब ये आपके एग्ज़ाम में आता है क्या ये सब? फिर भी आप देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, रील देखोगे, जो काम का चीज़ है उसको नहीं देखते आप। प्लीज़ अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मतलब मुद्रास्फीति सूचकांक, ठीक है। मुद्रास्फीति कैसे होता है ऐसा, मुद्रास्फीति सूचकांक, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को बताना है। इसको हिंदी में बोलते हैं सूचकांकित बॉन्ड, मुद्रास्फीति ऐसा होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा प्रतिभूति जो इन्फ्लेशन से लिंक है, मतलब उसका जो ब्याज मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से मिल रहा है, ठीक है। उस पर जो रिटर्न मिलेगा बॉन्ड का वो इन्फ्लेशन से, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जितना महंगाई रहेगा उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो देखिए, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली टू प्रिंसिपल एंड नॉट टू इंटरेस्ट। मुद्रास्फीति जो सूचकांकित बॉन्ड है वो सिर्फ मूलधन पे ब्याज देता है, ना कि उसके ब्याज पे। मूलधन पे क्या देता है, इन्फ्लेशन का क्या देता है, ब्याज देता है, ना कि ब्याज पे, ठीक है। इसको समझिए, बहुत आसान है। देखिए, कागज़ का टुकड़ा, इसको बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कोई आदमी खरीदा, मान लीजिए 100 रुपये का, तो सरकार को क्या मिला, 100 रुपये, और ये कागज़ का टुकड़ा इसके पास चला गया। समझ गए, इस कागज़ का टुकड़े का दाम था 100 रुपये, ठीक है। तो इस कागज़ का टुकड़ा इधर गया और इसको कितना मिल गया, सरकार को 100 रुपये। कुछ दिन बाद क्या बोलेगा सरकार कि ठीक है, ये जो कागज़ का टुकड़ा है ना, तुम हमको 5 साल बाद वापस दे देना। ये कागज़ का टुकड़ा 5 साल बाद सरकार के पास गया और सरकार बोला कि हम बदले में तुम जो 100 रुपये दिया था ना, हम 108 रुपये देंगे। तो क्या हुआ, या समझ लीजिए 110 रुपये देंगे, 10 रुपये बढ़ा के देंगे। तो क्या हुआ, इस आदमी को 10 रुपये फ़ायदा हुआ। तो यही कागज़ के टुकड़े को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। चूँकि सरकार इशू करते हैं, इसको सरकारी प्रतिभूतियाँ बोलते हैं। इसको ब्याज कितना मिला दोस्तों, 10%। 100 रुपये दिया था और 110 मिला, मतलब ब्याज कितना मिला, 10%। तो इन जो महंगाई सूचकांकित प्रतिभूतियाँ बॉन्ड होता है वो प्रिंसिपल पे भी देता है महंगाई का दर, और इंटरेस्ट पे भी। मान लीजिए उस समय इकोनॉमी में महंगाई रहा 5%, तो मूलधन कितना था इसका, शुरू में कितना पैसा था, 100 रुपये। तो 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपया, और ब्याज इसको कितना मिला था, 10 रुपया। तो 100 का 10 का 5% कितना हो गया, 50 पैसा। तो 50 पैसा, तो टोटल इसको महंगाई के कारण कितना पैसा मिला, 5 रुपया 50 पैसा मिला। और पहले इसको कितना मिल रहा था, 10 रुपये। तो टोटल इसको कितना मिलेगा, 15 रुपये 50 पैसा। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है, आपको मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है। मूलधन पे कितना ब्याज मिला बताइए, 100 रुपये पे 5 रुपये मिला,
और ब्याज कितना मिल रहा था पहले 10 रुपये, तो 10 रुपये पे भी 5% महंगाई है उस समय, तो उसका 10 रुपये का 5% कितना हो गया 50 पैसा। तो 50 पैसा वो और 5 रुपये ये, तो 5 रुपये 50 पैसा उसको महंगाई के कारण मिला, और 10 रुपये पहले मिल रहा था, तो टोटल उसको मिलेगा 115 रुपये 50 पैसा। 100 रुपये में 15 रुपये 50 पैसा जोड़ेंगे तो उसको मिलेगा 115 रुपये 50 पैसा। तो मुद्रास्फीति जो सूचकांकित बॉन्ड होता है उसमें इन्फ्लेशन मूलधन पे भी मिलता है और ब्याज पे भी मिलता है, मैंने आपको बताया, सही है। लेकिन बोला है नॉट, नहीं मिलता है, मतलब प्रिंसिपल पे मिलेगा, ओनली प्रिंसिपल नॉट इंटरेस्ट, हमारा ये गलत होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड thus एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द SLR। बोल रहा है जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हम लोग देखते हैं, और इसीलिए वो SLR का पार्ट होता है, वैधानिक तरलता अनुपात, पढ़े थे हम लोग मुरनाल सर के PDF में। तो बोल रहा है देखिए, हम लोग अभी नहीं देखे कि जो बॉन्ड होता है वही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, और यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो दोस्तों वो SLR वैधानिक तरलता रेशियो अनुपात का पार्ट होता है। हमने पढ़ा था SLR में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है, गोल्ड आता है और रुपया आता है, ये तीनों आता है। तो कोई बॉन्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसका पार्ट है, SLR का, तो SLR में भी बॉन्ड आएगा ना। बॉन्ड किसका है, अरे कोई बॉन्ड है, ये बॉन्ड मान ली, वो SLR का पार्ट है, और SLR वो बॉन्ड जो है उसको उसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो SLR का पार्ट है। तो ये वाला जो छोटा चीज़ है बड़ा वाला का चीज़ होगा कि नहीं, उसी तरह बॉन्ड जो होगा वो गवर्नमेंट SLR का पार्ट है, ठीक है, वही बोला है। तो हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे C, समझ में। अगला है विथ रेफरेंस टू द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 61 में क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को बोलते हैं दोस्तों राष्ट्र प्रयोज्य आय, ठीक है, उसके संबंध में बताना है। पहला, इट कंप्राइजेज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है इसमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है, राष्ट्र प्रयोज्य आय में वो NNP होता है। NNP मतलब नेट निवल राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस पे, और दूसरा और भी जो चालू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसमें होता है वो, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो होता है, ठीक। तो देखिए राष्ट्र प्रायोज्य आय बराबर क्या होता है, निवल राष्ट्रीय आय प्लस जो भी ट्रांसफ़र होता है मेरा दूसरे देशों से, जो भी ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र का मतलब समझते हैं क्या होता है, ट्रांसफ़र वो चीज़ होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसफ़र को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतरण, क्या बोलते हैं, अंतरण। तो ऐसा अंतरण, ऐसा ट्रांसफ़र जो क्या होता है, वन टाइप होता है, वन टाइप जो एक तरफा होता है, वन वे, एक तरफ से होता है। जैसे कि गिफ्ट है, तो गिफ्ट अगर आप कोई देता है तो क्या बदले में आप गिफ्ट देते हैं, क्या नहीं देते हैं। कोई आपको सहायता देता है तो सहायता वापस में आप उसको पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। तो वैसा चीज़ जो वन वे होता है, एक तरफा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र। तो जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब बाजार कीमत पर निवल राष्ट्र उत्पाद प्लस जो अलग अलग देशों से जो हम लोग का ट्रांसफ़र आ रहा है वो, तो ये एकदम सही है। और दूसरा है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट द डोमेस्टिक कंट्री हैज इट्स डिस्पोजल। तो सही में राष्ट्रीय प्रायोज्य आय है वो बताता है, जैसे नाम से ही पता है कि कितना पैसा आपके पास डिस्पोजेबल है, कितना पैसा आप खर्च करने के लिए आपके पास है। तो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय में उससे हमको जानकारी मिलता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है, ये पता चलता है, ठीक। तो दोनों सही है, दोनों लॉजिकल भी है, अच्छा भी है, तो हमने करेक्ट पूछा है तो दोनों सही है, तुम जाएंगे C। तो 61 का होगा C। आगे देखते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में हम लोग को बताना है। तो सार्वजनिक वस्तु क्या होता है, ऐसा चीज़ हो सार्वजनिक हो, सबके लिए हो। जैसे तालाब, सरकारी तालाब है, सबके लिए, कोई भी पानी पी सकता है, कोई भी पानी उसका यूज कर सकता है। उसी तरह रोड में भी कोई भी जा सकता है, ठीक है, जब तक वो मतलब सरकारी है। उसी तरह रेल में भी कोई भेदभाव नहीं, जो भी टिकट देगा उसको जो है जा सकता है ना, सरकारी चीज़। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, सरकारी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तु क्या बोल रहा है, द कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय एन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट फॉर कंजम्पशन ऑफ
द सेम गुड्स फॉर अनदर इंडिविजुअल। बोल रहा है सार्वजनिक वस्तुएं अगर कोई एक आदमी यूज कर रहा है तो बाकी आदमी उससे वंचित नहीं रहता। एकदम सही है। मान लीजिए कोई रोड है, रोड पे अगर कोई आप जा रहे हैं तो सामने वालों को भी जाने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे तो ये नहीं, इसको नहीं जाएगा। मान लीजिए आप जाएंगे और बहुत कोई जाएगा, ट्रैफिक हो सकता है तो भीड़ भाड़ हो सकता है, भीड़ भाड़ तो सबको इफेक्ट करेगा, सबको बराबर करेगा और सब आदमी जा सकता है। उस तरह तालाब है, सरकारी तालाब, कोई भी पानी पी सकता है, कोई भी मछली पकड़ सकता है, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक गुड्स। तो एकदम ये क्या है, सही। दूसरा पब्लिक प्रोविजन गुड्स मतलब सार्वजनिक प्रावधान वस्तुएं आर दोज गुड्स दैट आर प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। तो वो डायरेक्ट सरकार प्रोड्यूस करता है, ऐसा बोल रहा है कि पब्लिक जो सार्वजनिक जो प्रावधान वस्तुएं होती है वो सरकार प्रोड्यूस करता है। अब मैंने क्या बताया, यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन को एक्सचेंज कर देता है। मतलब इसमें रहेगा राम के बारे में पहले कथन में, और दूसरे कथन में लिख देगा कि ये जानकारी जो है कोई चीज़ दे देगा, वो रहेगा लक्ष्मण के बारे में, लेकिन लिख देगा कि ये राम का है। वही किया है। देखिए पब्लिक गुड्स के बारे में शुरू में क्या बता दिया, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होता है जो एक आदमी खाएगा तो दूसरा आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कंज्यूम करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि इसी का डेफिनेशन बता रहा है ये कि पब्लिक गुड्स वो सामान है जो सरकार प्रोड्यूस करता है। सरकारी तो तालाब बनाए, सरकारी तो रोड बनाए, सरकारी तो रेल चलाती है, तो ये सही है। लेकिन पब्लिक जो प्रोविजन गुड्स होता है दोस्तों, जिसको प्रावधान वस्तुएं बोलते हैं, उसको सरकार डायरेक्ट बनाता नहीं है, बल्कि सरकार प्रावधान देता है बजट में कि हम जो है इतना पैसा खर्च करेंगे, बाकी पैसा कोई और खर्च करेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है पब्लिक गुड्स। तो देखें ना, राम के बारे में कथन था सेकंड में, लेकिन सेकंड में बोल दिया कि ये लक्ष्मण का है। तो वही चीज़ है, यूपीएससी इसी तरह तो आपको खेलता है आपके साथ और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि यार हो सकता है यही होगा, है ना, इसी के बारे में था, उल्टा कर दिया। तो करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे सी। 63 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं मानव पूंजी। तो मानव पूंजी के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब हमें गलत चीज़ बताना है। मानव पूंजी मतलब मानव पूंजी में क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य। जैसे आप मानव पूंजी आपका जैसे कोई बच्चा होता है, वो मानव अभी मानव पूंजी नहीं हो, मानव है लेकिन उसमें मानव पूंजी में ह्यूमन कैपिटल में काउंट नहीं करें, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, उसका पास अभी अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, पोषण नहीं है। लेकिन जब वो 10th 12th पास करता है, उसको कोई स्किल आ जाता है, कौशल आ जाता है, तब वो एक मानव पूंजी बन जाता है। तो इंसान एक क्या हम है मानव, लेकिन उसका जो दिमाग है वो एक मानव पूंजी के रूप में काम कर रहा है। तो देखिए बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, अमूर्त होता है, ठीक। और क्या, इट कैन नॉट बी इजली सोल्ड, और मार्केट में उसको क्या बेच नहीं सकते। तो देखिए अमूर्त होता है मतलब उसको टच नहीं कर सकते। आप मानव को टच कर सकते, लेकिन उसका ज्ञान को टच कर सकते हैं नहीं, तो ये सही है। दूसरा, क्या इसको मार्केट में बेचा जा सकता है, नहीं। अगर किसी का अच्छा स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य को आप बेच दोगे क्या, नहीं। उसके पास नॉलेज है, नॉलेज को बेच पाएगा वो, नहीं। उसका हाँ उसका तनख्वाह है कि मेरे पास इतना नॉलेज है, हम इतना काम करते हैं तो हमको ये, लेकिन उसका क्या ज्ञान को बेच सकते, किलो 2 किलो ज्ञान का वेट है, इतना है, और इसका 5,000 रुपये रेट है, नहीं ना कर सकते। तो ये एकदम सही है कि इसको बेच नहीं सकते और छू नहीं सकते मानव पूंजी को। हमें पूछा है गलत चीज़। दूसरा कथन है, अनलाइक फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल डज नॉट डिप्रिशिएट विद टाइम। बोल रहा है कि फिजिकल कैपिटल जो भौतिक पूंजी होता है, भौतिक पूंजी मतलब जिसको छू सकते, जैसे पुल है, स्कूल है, तालाब है, ये सब क्या है, भौतिक पूंजी है कि आप इसको टच कर सकते हो, ठीक है। पूंजी मतलब क्या, जिससे भी देश का विकास हो रहा है वो पूंजी है। तो बोल रहा है कि पुल उल तो डिप्रिशिएट करता है, मतलब उसका ह्रास होता है, समय के साथ क्या होता है, ह्रास। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी, उसका ह्रास नहीं होता है। भाई किसी के पास अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो समय के साथ वो बूढ़ा नहीं होता है, बीमार पड़ता है ना। तो मानव पूंजी का भी तो ह्रास हुआ, तो ये हमारा गलत है, हमें गलत ही पूछा था, तो हमारा बी होगा। फिर भी हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट जो बचा है, पूरा ह्यूमन कैपिटल सिर्फ बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। बोल रहा है कि मानव पूंजी सिर्फ उसका मालिक को ही फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि समाज को ही पहुंचाता है। सही बात है, कोई आदमी अगर शिक्षित होगा तो उसका समाज पे प्रभाव पड़ेगा ही पॉजिटिव, एकदम सही है। हमें गलत पूछा था। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल लाइक बिटवीन कंट्रीज। बोल रहा है मानव जो पूंजी है वो मोबाइल नहीं है, मतलब मूवमेंट उसका नहीं होता है, मतलब आवागमन आसानी से नहीं होता है परफेक्टली, मतलब पूरा आवागमन। हम चाहेंगे कि किसी का शिक्षा को निकाल के दूसरे जगह ले जाएं तो जा सकता है क्या, मानव को आप ले जा सकते हो, लेकिन क्या उसके नॉलेज को आप ले जा सकते हो, ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है ना। तो हमारा परफेक्टली मोबाइल नहीं है, तो वही पूछा है।
तो ये सही है। हमसे पूछा कौन गलत है, तो हम होगा 63 का बी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सागरमाला इनिशिएटिव। मैंने आपको जब PT 365 भी कर रहा था और इकोनॉमी भी कर रहे थे मृणाल का परसों वाला लेक्चर, तो मैंने आपको सागरमाला क्या होता है बहुत डिटेल में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप तुरंत इसको बना लेंगे। देखिए इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे आपको पता है ये कोस्टल एरिया है। सागरमाला में क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पोर्ट्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए अब एक माला का टाइप में बन जाएगा, ऐसे ही होता है ना माला, इसलिए इसका नाम पड़ा सागर माला। सागर में हम लोग माला बना रहे हैं, पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, बंदरगाह का। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, मतलब मुझे गलत चीज़ पता करना है। बोल रहा है इनकरेजिंग कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, आर्थिक रूप से जो विकसित जो जोन है, क्षेत्र है, वो बनाते हैं और बंदरगाह का विकास करते हैं। तो ठीक है, सही है। बोल रहा है कि एफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम बाय इम्प्रूविंग पोर्ट हिंटरलैंड लिंकेज। तो जो हिंटरलैंड है, छोटे जो इंडिया के अंदर है, जो जगह है दूर दराज में, उसको पोर्ट से जोड़ते हैं। पोर्ट से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बंदरगाह से जोड़ते हैं। तब क्या होगा, उसे बाहर से जो सामान आएगा पोर्ट में उतरेगा, फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा। उसी तरह भारत का सामान पोर्ट पे आएगा, फिर पोर्ट से एक्सपोर्ट हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, है ना। तो सही है, पोर्ट के द्वारा हम लोग विकास कर रहे हैं, तो एकदम सही है। फिर अगला है डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और सर्वे करना। तो ये गलत है भाई। गहरे समुद्र का क्या मतलब है, हमें सागर का करना है, सागर माला बना रहे हैं, मतलब पोर्ट का कर रहे हैं, अंदर घुस के नहीं जा रहे हैं। समझे ना। आपको समोसा खा रहे हैं, समोसा के ऊपर में पूछा है कि क्या क्या रहता है, तो मैदा रहता है, नमक है, और ये मतलब उसमें जो भी है अजवाइन मंगरेल है। आलू को नहीं देखना है कि आलू क्या है, आलू गहराई में जाना है, समझ में आया। तो पोर्ट में क्या है वो देखिए, पोर्ट का डेवलपमेंट, समुद्र के अंदर में घुस के ना भी देखिए क्या है। ये जो डीप ओशियन में मिशन है गहरे समुद्र का, ये आपको ब्लू इकोनॉमी में है, नीला अर्थव्यवस्था को हम लोग को डेवलप करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी, जो पृथ्वी मंत्रालय के अंदर में आती है, जहाँ पे हम लोग डीप ओशियन मिशन में समुद्र के अंदर में जाके देखते हैं कि क्या क्या मिनरल्स है, क्या कैसे हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, हमें गलत ही पूछा था, तो ये होगा। उसका अगला देखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है उसको विकास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको स्टेटमेंट में भी पोर्ट है, इसमें भी पोर्ट है और इसमें भी पोर्ट है, ठीक। लेकिन तीसरे और सागर माला का ही मतलब ये पोर्ट का डेवलपमेंट। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, A B D। गलत कौन सा है, डीप ओशियन मिशन, ये वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इसका C, क्योंकि हमें पूछा था गलत। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ कंट्री है, देश है, दूसरी तरफ है कि इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर बीइंग इन द न्यूज, ठीक। तो बोल रहा है कि तुर्की क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि UN चेंज नेम ऑफ द कंट्री, UN ने उसका नाम चेंज कर दिया। तो आपको पता है तुर्की का नाम चाहिए तुर्कई हो गया, तुर्की कुछ कुछ करते रहता है ना। देखिए भारत को तुर्की कितना गाली दे रहा था, पाकिस्तान के क्लोज जा रहा था। भारत में जब तुर्की में भूकंप हुआ, सबसे पहले जो इंडिया सपोर्ट किया, इससे ये पता चलता है कि किस तरह से इंडिया का दिल इतना बड़ा है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यूट्यूब पे दुनिया भर का कचड़ा चैनल भरा पड़ा है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठा है, उल्टा पुल्टा आपको कंटेंट पढ़ाएगा, जिसको अब UPSC से कोई लिंक नहीं। जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमी गिर गया, इंडिया और पाकिस्तान में कंपेयर कर रहा है, चाइना क्यों अटैक कर दिया, ये क्या, उससे आपको क्या मतलब है। आपको सिंपल सा है कि आपको यार प्रीलिम्स निकालना है, उसके लिए आपको जो है खूब सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो मैं DPP लेके आया हूँ। आपको CSET में फंसते आप, CSET में लेके आया, ये दोनों आप कर लेंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स निकल जाएगा। साथ ही साथ मृणाल सर का मैं इकोनॉमिक भी करवा रहा हूँ, वो भी लगभग मतलब जो है उसके भी बहुत सारे पेज हो चुके हैं। मैं लक्ष्मीकांत भी करवा दे रहा हूँ। तो अब आपको क्या चाहिए, जब आपको सब चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है तो फिर आप इसको देखो ना, आप इसको देखिए। आप फालतू चैनल में जो पढ़ते हैं, रील्स देखेंगे, उल्टा पुल्टा न्यूज़ देखेंगे, जिसका UPSC से कोई रिलेवेंस नहीं। मैंने UPSC का प्रीलिम्स भी निकाला, UPPCS का प्रीलिम्स निकाला, EPFO में भी सिलेक्शन लिया हूँ, तो मुझे पता है ना कि किस डेप्थ में UPSC पूछता है और क्या क्या पूछता है। ऐसे ही थोड़ी अगड़म बगड़म कुछ भी हम पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपका टाइम कितना क्रूशियल है मुझे पता है ना दोस्तों। मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ एक, तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द समझेगा। कोई बिजनेसमैन जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है, जो लंबी लंबे बातें बोल रहा है, वो नहीं समझेगा,
समझे, उसको तो पैसा कमाना है ना। तो ध्यान दीजिए कि कौन आपका काट रहा है, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। इसीलिए अपना समय का, अपने माँ बाप का सपना का, आपके सपने का, उनका जो संसाधन उसका अच्छे से यूज करें। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। सूडान न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल क्लैश होता था। तो सिंपल आप इसको देखिए, आपको पता है कि सूडान जो था अभी बना है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, एक है नॉर्थ एक है साउथ, पहले एक ही देश था, फिर क्या हुआ कि बंटवारा हो गया। ये बताइए बाउंड्री के इर्द गिर्द जो रहता था पहले, ठीक है, पहले क्या रहता था, पहले तो एक ही देश था ना, पहले एक ही देश था। तो यहाँ कोई एरिया रहता होगा, यहाँ भी लोग रहते होंगे, लगभग एक ही कास्ट के, एक ही ट्राइब्स के रहते होंगे। अब हो गया बंटवारा, अब क्या हो गया बंटवारा। तो क्या यहाँ के लोग और यहाँ के लोग इंटरेक्ट नहीं करेगा, आपस में बातचीत करेगा ना, अरे राम कैसा है भाई, बढ़िया हो दोस्त, अपना सुनाओ, अरे क्या बताएं यहाँ का सरकार बहुत ये है। तो बोलेगा ना भाई कि ऐसा करते हैं ना, तुम मेरे पास आ ना जाओ, विरोध करते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो, ठीक है। फिर यहाँ के लोग बोलेंगे अरे यार तुम उधर क्यों जा रहा है, वो तो मेरा दुश्मन है। तो ऐसे करके इन दोनों देश में जो है लड़ाई होते रहता है और ट्राइबल क्लैश होते रहते हैं, ये भी नॉर्मल लॉजिक है। फिर जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बारे में भाई कौन नहीं जानता है। वहाँ पे 20,000 रुपया, 20,000 अब जिम्बाब्वे डॉलर लेके जा रहे हैं, ठीक है, 20,000 जिम्बाब्वियन डॉलर, तब एक पैकेट ब्रेड मिल रहा है। कितना वायरल हुआ था ये सब जो है फ़ोटो वोटो, मतलब आपका न्यूज़पेपर ये सब में। तो जिम्बाब्वे में बहुत ख़राब है हालत, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कंबोडिया तो भाई क्या ही बताएं, उसके वो तो चाइना का जो है चमचा बन के रह गया है। चाइना वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी सही है, हमें जाएगा करेक्ट की ओर। तो सभी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट है। तो 65 का आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है अंटिल द ब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑल करेंसी आर पेग्ड टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड। बोल रहा है जब तक वर्ल्ड वार नहीं हुआ तब तक जो है जितने भी करेंसी थे पूरे विश्व की, वो किससे लिंक था, सोना से। सोना से मतलब 1 रुपया बराबर कितना चाहिए, तो बोलते थे कि मान लो 100 रुपीज़ बराबर 1 ग्राम सोना, गोल्ड, ठीक है। $1 बराबर कितना, तो इतना ग्राम गोल्ड। 1 यूरो बराबर कितना, इतना। उसी को बोलते थे, जितने भी करेंसी थे सब सोना से लिंक हुआ करता था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय तक, 1914 से 18 तक, ठीक। तो ये एकदम सही। दूसरा, जब देश हमारा आज़ाद हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस, द इंडियन रुपी वाज पेग टू द पाउंड स्टर्लिंग। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप बना ले जाएंगे। आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटेन का शासन था, वो छोड़ के गए 1947, तो उतना ये अपने हम लोग को इकोनॉमी को जोड़ के दी थी ब्रिटेन से कि हम लोग पूरी तरह से ब्रिटेन पे ही डिपेंडेंट, उनके पाउंड और स्टर्लिंग पे डिपेंडेंट होने लगे। तो ये भी एकदम सही है। फिर धीरे धीरे जो है हम लोग क्या किए, अपना इकोनॉमी को डॉलर ये सब पे डिपेंडेंट हुए और भी करेंसी पे किए। तो हम लोग को पूछा है करेक्ट, हम लोग गोला करके हम लोग देखेंगे कौन सा सही है मेरा, तो हम जाएंगे सी की ओर। 66 का होगा सी दोस्तों। आगे देखते हैं 67। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से अब जो है मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप लोग के लिए एक वीडियो क्या 10 वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, टेंशन नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। 67 का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक। बोल रहा है लघु वित्त बैंक जो होता है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से मुरनाल सर के PDF में पढ़ाया था, जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है उनका। लघु वित्त बैंक के बारे में बताना है, तो मैंने बताया था लघु वित्त बैंक सेम काम करता है जो बड़े बैंक करते हैं, बस पैसा का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो बड़े बैंक की तुलना में कम है इसके पास, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे दे आर रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। बोल रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ये पंजीकृत होता है कंपनी एक्ट में, एकदम सही है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड टू रिजर्व एंड अंडर सर्व्ड सेक्शन। बोल रहा है वो पैसा लोगों से लेता है, जमा लेता है और उधार देता है, तो यही तो बैंक का काम होता है दोस्तों, ये भी सही है। बोल रहा है लाइक कमर्शियल बैंक दीज बैंक्स हैव टू मेंटेन बोथ CRR एंड SLR। जो कैश रिजर्व नगद आरक्षित जो अनुपात है और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है दोस्तों, सांविधिक तरलता अनुपात, ये दोनों को जो है मेंटेन करता है। तो मैंने बताया था लघु वित्त बैंक और बड़े बैंक में सब सिमिलर लगभग, लेकिन कुछ कुछ का परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है। जैसे हो सकता है कि इसको लघु वित्त बैंक का 75% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग होगा, ये सब हो सकता है, लेकिन जो है हम देखें कि सब चीज़ लगभग सेम होता है, बस मात्रा में डिफरेंस है कि हो सकता है ये पब्लिक से कम पैसा लेता होगा, पैसा लेकिन कम पैसा, ब्याज देता होगा लेकिन कम देता होगा, वो चीज़ है। तो ये भी सही है, हमारे ये भी सही है और तुम्हारा दूसरा भी सही है। हम जाएंगे विच ऑफ द करेक्ट, हम जाएंगे 1, 2 एंड
3। ठीक है, तो आंसर जो होगा 67 का वो होगा हमारा डी। आगे देखेंगे, विथ रेफरेंस टू द करंट रेगुलेशंस ऑफ द क्रिप्टो एसेट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो क्रिप्टो एसेट्स होता है, क्रिप्टो एसेट्स मतलब क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ, ठीक है, संपत्तियाँ, ठीक है, परिसंपत्तियाँ। तो क्रिप्टो एसेट्स मतलब क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ, ठीक है, क्रिप्टो। तो ऐसा पैसा जो क्रिप्टो में, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन में हो, ये सब हो, उसके बारे में बताना कि उसको रेगुलेशन से रिलेटेड संबंधी है। बोल रहा है कंज्यूमर्स अवेलिंग सच एसेट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बोल रहा है उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, ग्राहक संरक्षण और कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, उसके अंदर ये कवर होता है उनका एसेट्स। ठीक है, दूसरा दे आर डिफाइंड एज सिक्योरिटी अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोले सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो प्रतिभूति संविदा अधिनियम है 1956 के तहत, वो जो है उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बोल रहा है इसको जो है कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि क्या इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून में है, नहीं है। क्यों भैया, क्रिप्टो जो है अभी नया नया चीज़ उभर के आया है, सरकार को खुद ही नहीं पता है कैसे उसको रेगुलेट करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, और सरकार बोला है भाई अगर इसमें लॉस वॉस होता है तो आपकी जिम्मेदारी, हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए सरकार बोला है कि भाई अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करने के लिए, इसमें टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ये गलत होगा। ये गलत हुआ तो ये ऑप्शन गया, क्योंकि मुझे पूछा ऐसा ही, इसमें 1 है। दूसरा दे आर डिफाइंड एज सिक्योरिटी अंडर द सिक्योरिटी एक्ट। ये 1956 का कानून है, कितना पुराना है, और सिक्योरिटी क्रिप्टो तो अभी आया है, तो इसमें थोड़ी डिफाइन होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, क्या ये भी गया। अब हम देखेंगे तीसरा है कि नहीं। दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पूरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के एक्ट के अंदर आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी नया नया चीज़ है क्रिप्टो एसेट, ठीक है, क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ, उसको आरबीआई रेगुलेट करने का भी इसके पास पावर नहीं है। बोला गया है कि आरबीआई हाँ रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा का जो विनिमय होता है उसको कंट्रोल करता है। क्रिप्टो जनरली लिया जाता है आपका डॉलर वॉलर में, बिटकॉइन में, तो ये इसका, लेकिन आरबीआई बोला कि अभी ये इमर्जिंग है, हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है तब हम कुछ बताएंगे। और ये भी कानून कितना पुराना है देखिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर होगा डी, 68 का डी। आगे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलीज द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, उसको कौन जारी करता है। ठीक, बोला यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व जो है आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, एलिमिनेट कीजिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यूएनडीपी क्या करने आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो तो गरीबी वरीबी ये सब देखता है, करता होगा इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट नहीं, है ना। इन्वायरमेंट पे ध्यान देता हो लेकिन डायरेक्ट नहीं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका नाम आपने कहाँ सुना था, इसका नाम सुनते हम लोग जानवर वानवर के लिए, तो उसमें इन्वायरमेंट का उतना बड़ा रोल जो है नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो जनरली आपको देखता है इकोनॉमी से रिलेटेड जो मुद्दा होता है वो देखता है। ठीक, तो इन जो है आप इसको इस आधार पे मत कीजिएगा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये क्या है कि विश्व के सभी लीडर्स इस मंच पे दावोस स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। ठीक, और वहाँ पे विभिन्न मुद्दा पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मुद्दा बहुत सारा हो सकता है, इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, और भी ये दुनिया भर का इंडेक्स जारी करता है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अगर वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में है तो उसको आप मार दीजिएगा, क्योंकि दुनिया भर का इंडेक्स वो जारी करता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूएनईपी हो सकता था, लेकिन अब कुछ कुछ इंडेक्स होता है जिसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आप लॉजिक अप्लाई कीजिए, लेकिन कहीं क्या यू हैव टू रिमेंबर फैक्ट को याद करना पड़ेगा। तो याद कर लीजिएगा
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यूएनईपी जारी नहीं करता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ये न्यूज़ में इसलिए था कि भारत को इसमें जो है अच्छा रैंक नहीं मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 विथ रेफरेंस टू एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा समुच्चय। ठीक है, मैंने आपको इकोनॉमी में मुरनाल सर के पीडीएफ में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, ज़रूर देखिए उसका प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो जो पढ़ाता है वो आया कि नहीं, लगभग सब क्वेश्चन आए, इसीलिए मेरा कोर्स इंपॉर्टेंट है। फ्री में आपको प्रीलिम्स कोई लड़का अगर निकाल दे रहा है पढ़ा के, तो आपको और क्या चाहिए दोस्तों बताइए। आप जो दुनिया भर का फालतू का डिस्कशन इधर उधर देख रहे हैं, कोई काम आएगा? वो सब नहीं आएगा। जो आप पढ़ेंगे जीरो IAS के चैनल पर वही काम आएगा, उसी से एग्ज़ाम निकलेगा। जो भी कैंडिडेट मेरे साथ अभी से लेके एग्ज़ाम तक जुड़ा रहेगा उसका एग्ज़ाम निकलेगा 100%, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। बोलता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स जो मुद्रा समुच्चय उसके बारे में है। बोलता है M3 इज कॉल्ड नैरो मनी। M3 को बोलते हैं नैरो मनी, संकुचित मनी, ऐसा बोला है, संकुचित मुद्रा। और M1 सबसे कम लिक्विड है, मतलब तरलता सबसे कम है, ये बोला गया है M1। ठीक है, और M4 क्या है, मोस्ट लिक्विड है, मैक्सिमम अधिकतम तरलता। मैंने आपको बताया था कि यार जो M1 होता है सबसे पहले टोटल मनी कितना होता है, M1 M2 M3 M4, ये सब बताया हूँ डिटेल में, M0 भी बताया हूँ। इसमें M1 और M2 को हम लोग बोलते हैं नैरो मनी, नैरो मनी संकुचित, और M3 M4 को बोलते हैं वृहद मनी, व्यापक मुद्रा, मतलब ब्रॉड। ठीक है, और M1 जो होता है वो सबसे लिक्विड होता है, सबसे तरल होता है, उसके बाद M2 M3 और सबसे 4 होता है M4। तो ये भी गलत है, 70 का। M1 सबसे कम लिक्विड नहीं होता है, सबसे कम लिक्विड होता है M4, क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होगा लेकिन लिक्विडिटी सबसे कम होता है, तरलता सबसे कम होता है। M3 को नैरो मनी नहीं बोलते, M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, M3 M4 को। तो ये भी गलत, ये भी गलत, पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे D, 70 का होगा D। ठीक है, बन गया ना 30 सेकेंड में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है कोर इन्फ्लेशन के बारे में बताइए। पहला, इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेज। तो कोर इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए। कोर इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं, देखिए इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा, एक होता है कोर और दूसरा होता है हेड लाइन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हेडलाइन में आता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो महंगाई इतना बढ़ गया तो हेडलाइन आया। तो हेडलाइन में इन्फ्लेशन में हम लोग खाने का चीज़ होता है फूड, उसको इंक्लूड करते हैं कि खाने में क्या महंगाई हुआ, खाने में और फ्यूल में, ईंधन में क्या महंगाई हुआ। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं किसी चीज़ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब दोनों चीज़ को हटा देते हैं महंगाई से, खाने को और फ्यूल ईंधन को, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो बोल रहा है कोर इन्फ्लेशन वही महंगाई होता है जिसमें हम लोग फूड और एनर्जी को देखते हैं, तो मैंने बताया इसको नहीं देखते हैं। उसके बाद व्हेन कोर इन्फ्लेशन राइजेज, जब महंगाई बढ़ेगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज इट्स पॉलिसी रेट टू सक एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट से अधिकतम पैसा को बाहर करने के लिए RBI अपने ब्याज दर बढ़ा देता है। मैंने बताया था कि जब भी ब्याज दर बढ़ाएगा इसका मतलब लोग कम ब्याज पैसा लेंगे, बैंक से पैसा कम लेंगे, और सब पैसा कहाँ डालेंगे लोग, बैंक में। क्यों? क्योंकि बैंक जो है ब्याज अपना बढ़ाएगा ना, RBI अपना अगर ब्याज बढ़ाया तो बैंक बढ़ाएगा, तो बैंक से लोग पैसा कम लेंगे लेकिन सब लोग बैंक में पैसा डालेंगे। काहे कि बैंक में ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो सही है, अगर महंगाई बढ़ता है तो RBI अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि मार्केट से लिक्विडिटी खींच ले। तो हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे B। ठीक है, अगला है द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिसेंटली अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। बोल रहा है जानवरों के लिए पहली बार कृषि मंत्रालय ने एक वैक्सीन लिखाया है कोविड-19 के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनकोवैक्स। एनिमल को वैक्सीन ऐसा करके कुछ नाम होगा, एनिमल कोविड वैक्सीन, उसको एनकोविस बोला, मतलब जानवर के लिए। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। बोल रहा है डेल्टा और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोविड-19 का, उसको हम लोग बचा सकते हैं एनिमल को उसके विरुद्ध में। इट इज़ ओनली फॉर द कैटल एंड डॉग्स। ये सिर्फ पशुओं के लिए है और
डॉग्स के लिए, कुत्ते के लिए। इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग एन इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। बोले डेल्टा जो वायरस था उसको हम लोग इन्फेक्ट कर दिए, इन्फेक्शियस हो गया, और उसके बाद उसको हम लोग क्या कर दिए, मार के इनएक्टिवेट करके फिर उससे हम लोग वायरस मतलब क्या वैक्सीन बनाए। वैक्सीन ऐसे ही बनता है दोस्तों, वैक्सीन दो टाइप से बनता है, एक इनएक्टिवेटेड होता है जिसमें हम लोग कोई भी जैसे वायरस होगा इसको इस तरह से हम लोग कर देंगे कि इसका कोई एक्शन नहीं होगा, ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है लाइव वायरस, जो जिंदा वायरस होता है लेकिन इसके वो कम कर देते हैं। क्या कम कर देते हैं, इसका इंटेंसिटी, ये मर गया वायरस, इनएक्टिव हो गया, उसको हम लोग वैक्सीन उससे ही बना सकते हैं। दूसरा वायरस होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, जिंदा होता है लेकिन इसका पावर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो वैक्सीन बना है वो इससे बना है, डेल्टा से और इनएक्टिवेटेड से। तो देखिए अब दो ऑप्शन अगर सेम टाइप का हो, देखिए ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, तो हम ये मान के चलेंगे दोस्तों कि 1 और 3 लॉजिक के आधार पे सही होना चाहिए, ठीक। और इनएक्टिवेटेड ही यूज़ करेंगे, अब जिंदा थोड़ी ना डाल देंगे यार, इसको मार दिया वायरस को फिर उससे, क्योंकि कोविड-19 का मतलब जो संक्रमण दर है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग वायरस को बहुत मतलब मार उड़ा देते हैं ताकि इसका पावर एकदम कम हो जाए। जिंदा अगर होगा तो पावर थोड़ा सा तो होगा ही, तो इफेक्ट करेगा ज़्यादा। अब बोल रहे हैं सिर्फ जानवर पशुओं के लिए डॉग्स, अब बोल रहा है कि किसके लिए एनिमल, तो एनिमल में क्या सिर्फ पशु और कुत्ता आता है क्या, नहीं, गलत होगा। तो हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे 1 और 3, तो 72 को होगा बी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एलिमिनेशन हम लोग लगाते हैं। अगला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मुक्त व्यापार समझौता होता है, मुक्त व्यापार समझौता, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि द आइटम्स ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम्स वो क्या है, नेगेटिव लिस्ट क्या होता है, नकारात्मक सूची, नकारात्मक सूची क्या है। तो अगर आपने WTO पढ़ा है, मैंने बताऊंगा अभी आगे भी, तो उसमें नेगेटिव लिस्ट वो चीज़ होता है जिसमें अगर आप देखिए फ्री ट्रेड में क्या होता है, मुक्त व्यापार, मतलब एक चीज़ अगर दूसरे में जा रहा है तो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, यही होता है फ्री ट्रेड, या लगेगा भी तो बहुत कम। लेकिन नेगेटिव लिस्ट वो चीज़ होता है जिसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, आप वो नॉर्मल रेट में आपको लगेगा। तो हमारा 73 का होगा डी, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नकारात्मक सूची वो सूची होता है जिस पर कोई भी शुल्क कर समाप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको देना है, ठीक है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC इन इंडिया। आपको पता है एक APMC के बारे में, APMC को बोलते हैं कृषि उत्पाद विनिमय कृषि, क्या बोलते हैं उसको, कृषि उत्पाद विपणन समिति, ठीक। देखिए तो इसमें बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट APMC, कृषि उत्पाद विपणन, मतलब कृषि का जो उत्पाद है उसका क्या ये करता है, मार्केट मतलब बेचवाता है। दीज आर द स्टेचुटरी बॉडीज फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है ये स्टेचुटरी कमेटी है, मतलब वैधानिक रूप से बना है, मतलब कानून के द्वारा बना है। तो ठीक, आपको पता होगा कि जो कृषि आता है, कृषि वो आपका आता है किससे, राज्य सूची में, राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में। तो हर राज्य अपना अपना APMC एक्ट लेकर है, APMC मंडी एक्ट, तो उस एक्ट के तहत ही APMC बनती है, इसीलिए ये वैधानिक है, विधान के अंदर बना है। तो ये एकदम क्या है दोस्तों, सही है। उसके बाद बोला है कि दीज कम्युनिटीज ओवरसी द ट्रेडिंग ऑफ बोथ नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल एज लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जो भी कृषि उत्पाद होता है और जो भी जानवर के द्वारा उत्पन्न उत्पाद होता है वो दोनों को ये देखता है, ठीक है, दोनों को देखता है। उसके बाद तो ये भी लॉजिक लगाएंगे तो सही होगा, क्योंकि कृषि में सिर्फ कृषि का ही सामान नहीं होता, दूध भी होता है, तो उसका भी जो होता होगा, अनाज है, दाल है, तिलहन है, ये सब का भी सबका जो है क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है, बागवानी चीज़ें, फल फ्रूट सब। उसके बाद द कमेटी प्रोहिबिट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरमीडियरी और कमीशनिंग एजेंट इन द ट्रेड बिटवीन द फार्मर्स एंड द बायर्स। बोला कमेटी का काम है कि प्रोहिबिट कर देना कि कोई भी जो है एजेंट वेजेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एजेंट वेजेंट नहीं होगा, पूरा ख़त्म कर देना। तो मतलब किसान जो है डायरेक्ट कहाँ बेच पाएगा, ये लेने वाला आदमी है, ये लेने वाला है और ये आदमी है, बीच में कोई एजेंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होता है तो वो किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता है, ठीक। ये क्या करता है कि ये जो आदमी है उसको हम रेगुलेट करेंगे, मतलब भाई तुम इतने से अधिक जो है चार्ज नहीं कर सकता, बिचौलिया जो तुम है तुमको हम देते हैं, ठीक है, तुम किसान का सामान लेके इनसे इसको बिकवाओ, इसको दे दो, बिचवाओ,
बेचने दो, लेकिन तुमको हम पैसा देंगे, लेकिन उसका फिक्स कर देंगे कि भैया अगर 100 किलो अनाज किसान इसको बेच रहा है तो मान लो तुमको 1 कुंटल पे 5 रुपया 10 रुपया तुम्हारा कमीशन बनता है, ठीक। तो प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तुम्हारा ये गलत होगा। कोई भी चीज़ देखिए पूरा एक्सट्रीम मतलब नहीं होता है कि भाई ख़त्म कर दो, बर्बाद कर दो उसको। उन लोग को भी जीने दो, लेकिन जीने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक। तो हमारा तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर होगा बी। हमें पूछा था सही। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स रिकार्डियन इक्विवेलेंस। तो जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस मतलब समतुल्यता, ये एक टर्म है इकोनॉमी में। रिकार्डियन समतुल्यता क्या होता है, तो अगर आपने पढ़ा है तो देखिए रिकार्डियन समतुल्यता मतलब एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो ये बताता है दोस्तों कि जो प्रेजेंट में जो टैक्स है और फ्यूचर में जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से किस तरह से लिंक है, समझे। मतलब किसका रिलेशन है, टैक्स का और एक्सपेंडिचर का। जैसे अभी ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि सरकार बोलता है ना कि यार हमको टैक्स मिलेगा तभी तो हम खर्चा करेंगे। मतलब जीएसटी में सब पूछा कि भाई तुम जीएसटी में इतना तुम टैक्स जो इकट्ठा करवा लिया, तो सरकार क्या बोला कि तो आप लोग टैक्स देते हैं उसी तो हम हेल्थ में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में खर्च करते हैं। तो ये टैक्स का और सरकार का जो खर्चा है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक। तो 75 का आंसर होगा बी। तो आप याद रखिएगा कुछ कुछ ये टर्म याद कर लीजिए, रिकार्डियन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने जीरो आईएएस का जो डीपीपी था, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें हम लोग इकोनॉमी के 25 क्वेश्चंस को देखे, ये मॉक टेस्ट के रूप में। आप देख रहे थे जीरो आईएएस का चैनल राहुल बरनवाल के साथ, जो ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है, साथ ही साथ यूपीएससी मेंस 2020 में दिया, जिसमें मात्र 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल से नहीं हो पाया था, और यूपीपीसीएस में जो है 2021 में दिया था। ये कोर्स जैसे आपने देखा हिंदी और इंग्लिश में था, दोनों में मैंने समझाने का कोशिश किया। इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। आप जरूर एक जीरो आईएएस के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को जरूर देखें, और ज़रूर टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप बोलेंगे सर क्या मतलब किस चैनल के बारे में बता दिए, मुझे अभी तक इसके बारे में पता क्यों नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड।